हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर, दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये हमारे इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है और कैसे ये फूड सिक्योरिटी हमारी कंट्री में इंश्योर की जा सकती है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं बहुत सिंपल सी डेफिनेशन से कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। ठीक, तो क्या होती है फूड सिक्योरिटी? 3 डायमेंशंस होते हैं फूड सिक्योरिटी की: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, है ना। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल एट ऑल टाइम्स। जब सभी लोगों को हर समय फूड अवेलेबल हो तो हम कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी है। लेकिन कई ऐसे हाउस होल्ड्स होते हैं, खासतौर से जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार इनके पास पैसे नहीं होते कि ये खाना खरीद सकें, है ना। तो पुअर्स जो हैं ये सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं, है ना। क्या कारण होता है इसका? कई बार प्राइजेस जो होते हैं क्रॉप्स के बढ़ जाते हैं। डिपेंड किस चीज पर करता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर। कि भाई क्रॉप का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो डेफिनेटली क्रॉप महंगी हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन, या मान लो प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, पहुंच नहीं पा रही है, मतलब कि अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है ना, या लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो फिर दिक्कत होती है। तो सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर कौन होते हैं? पुअर पीपल जो होते हैं, पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं। तो फूड सिक्योरिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, ये बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। फूड सिक्योरिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है? ठीक है, फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है 2 चीजों पर: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट विजिलेंस। ठीक है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट विजिलेंस क्या होती है? देखो, कई सारी स्कीम्स बनाती है गवर्नमेंट, जिससे कि वो नजर रखती है कि भाई कोई फूड इनसिक्योर तो नहीं है, ऐसा ना हो कि स्टारवेशन के कारण डेथ हो जाए। तो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी इन 2 चीजों पर डिपेंडेंट होती है। कौन सी 2 चीजों पर? पीडीएस सिस्टम एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स, जब रिक्वायरमेंट हो तो, है ना। यानी कि जब फूड सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, माने लोगों को खाना ना मिले, ऐसी कंडीशंस आ जाएं, तब जाके हम ये देखते हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को स्कीम्स बनानी पड़ती हैं, फूड अवेलेबल कराना होता है। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है ये हमको समझ में आ गया। ठीक, तो भाई फूड सिक्योरिटी के डिफरेंट डायमेंशंस को अब जरा हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, हमने सिंपल डेफिनेशन समझ ली है, यहाँ उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है ना। तो इन्होंने थोड़ा सा अपन इसको ऐसे कंपेयर कर दिया यहाँ पर कि जैसे ब्रीदिंग के लिए एयर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, वैसे ही लिविंग के लिए फूड एसेंशियल होता है। ठीक है, लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलना नहीं है। फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है उसको समझें हम इन 3 डायमेंशंस के थ्रू: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, क्या होती है भाई ये? सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबल होना यानी कि हमने कितना प्रोड्यूस किया, कितना पिछले साल का बचा हुआ है और कितना हमने इंपोर्ट किया, ये अवेलेबिलिटी कहलाती है ना। तो व्हाट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स, ठीक है, जो हमने खुद प्रोड्यूस किया, जो हमने इंपोर्ट किया, एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक, जो गवर्नमेंट ने स्टोर करके रखा है ग्रेनरीज में, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है, देन एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि ये जो फूड है विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन होना चाहिए, उसके एरिया में हो। ऐसा नहीं है कि यार गवर्नमेंट ने अपनी ग्रेनरीज में स्टोर करके रखा हुआ है दिल्ली में, और भोपाल में यदि किसी को उसकी जरूरत है तो वो मिल ही नहीं पा रहा। एक्सेसिबल होना चाहिए, तो एक्सेसिबिलिटी मतलब विद इन रीच होना चाहिए हर किसी की। ठीक है, एंड अफोर्डेबिलिटी, खरीद सकें, लेकिन कैसा? ऐसा नहीं कि गंदा संदा कुछ भी खरीद लो और खा लो, ऐसा नहीं। अफोर्डेबिलिटी का मतलब डेफिनेटली ये है कि हर किसी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो खाना खरीद सके, लेकिन किस तरीके का खाना? सफिशिएंट, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, सेफ, मतलब कि उसको खाने से हम बीमार ना पड़ें, एंड न्यूट्रिशियस, माने उसमें मिनरल्स हों जिससे कि हमारी हेल्थ कंडीशंस अच्छी रहें। ठीक है, तो ये होती है अफोर्डेबिलिटी।
आपके पास कम पैसे हैं, आपने कुछ भी सड़ा हुआ खरीद के खा लिया, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं कह सकते आपको, हमने ये कहा फिर वो अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए अच्छा साफ सुथरा खाना। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशंस होते हैं फूड सिक्योरिटी के। इन 3 डायमेंशंस को यदि हमने अचीव कर लिया तो हम कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी है। तो इसके बेसिस पर हम क्या बोलते हैं, कब फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है किसी भी कंट्री में, व्हेन इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, सभी के लिए पर्याप्त भोजन अवेलेबल हो, ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, सबके पास इतना पैसा हो कि अच्छा खाना खरीद के खा सकें साफ सुथरा जिससे बीमार ना हो, और देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। बैरियर ना हो मतलब ये नहीं है कि यार तुम शहर आओगे तभी मिलेगा, गांव में नहीं मिलेगा, नहीं, गांव में भी मिले, शहर में भी मिले, गांव में भी हर व्यक्ति को मिले, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को मिल रहा है दूसरों को नहीं मिल रहा है। तो ये कोई बैरियर किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो हम कह सकते हैं ऐसे केस में फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, 1 मार्क में आया तो सबसे पहली डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा, फूड सिक्योरिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो हमने बताया पीडीएस सिस्टम पर और गवर्नमेंट एक्शन पर एंड गवर्नमेंट सुपरविजन पर। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या, डायमेंशंस, ये 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। और चौथा क्वेश्चन, हाउ व्हेन फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड, या हाउ फूड सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड, इस तरीके से फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है। ठीक, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या आता है, वाई, भाई फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है। तो अभी मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर कौन होते हैं, पुअर पीपल, जो गरीब हैं। लेकिन जो गरीब नहीं है, अब सरकार की डेफिनेशन के हिसाब से चलें, हमने पढ़ा है भाई कि सरकार ने एक डेफिनेशन दे रखी है, पॉवर्टी लाइन बना रखी है कि इससे नीचे गरीब है, इससे ऊपर अमीर है ना, या अमीर नहीं कहेंगे तो मतलब गरीब नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा भैया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुअर सी फूड इनसिक्योर हो, कई बार जो अब पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द कैलेमिटी, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो पुअरेस्ट सेक्शन होता है सोसाइटी का वो तो फूड इनसिक्योर होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर। कब, व्हेन द कंट्री फेसेस अ नेचुरल डिजास्टर और कैलेमिटी, बहुत सारी होती हैं, जैसे अर्थक्वेक होती है, ड्रॉट होती है, फ्लड होती है, सुनामी होती है, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप्स होता है, जिसके कारण क्या हो सकती है, फेमाइन हो सकती है। ये सारी कंडीशंस में, ये सारी क्या है, डिजास्टर्स हैं या क्लैमिटीज हैं, इन सारी कंडीशंस में इवन जो लोग पुअर नहीं हैं वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई भाई अच्छे से कि फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है हमको। ठीक, अब क्लैमिटी हम जैसे कह रहे हैं, तो क्लैमिटी के टाइम पर फूड सिक्योरिटी कैसे इफेक्ट होती है। तो फूड सिक्योरिटी कैसे इफेक्ट हुई, हमने एग्जांपल ले लिया यहां पर ड्रॉट का। ठीक है, कि एक नेचुरल क्लैमिटी ले ली, मान लो ड्रॉट। ड्रॉट में क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन घट जाएगा, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी तो उसके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो हर कोई खरीद नहीं पाएगा, खरीद पाएगा क्या हर कोई व्यक्ति, प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो हर एक व्यक्ति जो है ना वो फूड अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्लैमिटी के टाइम पर, तो क्या हो रहा है भाई, इससे स्टारवेशन की सिचुएशन आ गई। ठीक है, अब ये जो स्टारवेशन है बहुत लंबे समय तक चल गया तो ये क्या बन जाएगा, फेमाइन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये जो क्लैमिटी होती है, इफ सच कैलेमिटी हैपन्स इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया, याद रखना बड़े एरिया में, एंड इज स्ट्रेच्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तब जाके ये स्टारवेशन होता है, और फिर स्टारवेशन के कारण हम उसको क्या कह देते हैं, फेमाइन। अब ये फेमाइन क्या होती है, फेमाइन में होता क्या है, फेमाइन में हम देखते हैं नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज हो जाती हैं। क्यों, इम्यूनिटी कम हो गई, खाने मिला नहीं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया तो बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। तो फेमाइन क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फेमाइन के, वाइड स्प्रेड डेथ्स। क्यों होती हैं वाइड स्प्रेड डेथ्स, ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स, है ना, स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स जैसे कि कोरोना, है ना, तो स्टारवेशन हो सकता है, एपिडेमिक्स हो सकती हैं,
और इसके कारण क्या होता है, हम कई बार कंटेमिनेटेड यानी कि गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या सड़ा हुआ या डिकेइंग फूड खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, हमारी बॉडी वीक होने लगती है और स्टारवेशन के कारण फाइनली डेथ होने लगती है, वाइड स्प्रेड डेथ्स होती हैं। ठीक है, अब इंडिया में भी एक ऐसी फेमाइन हुई, बहुत बुरी फेमाइन हुई थी, और वो थी बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। ठीक है, ये इंडिया की आज तक की सबसे बुरी फेमाइन थी, सबसे ज्यादा डेवास्टेटिंग फेमाइन थी। इसमें लगभग 30 लाख लोगों की डेथ हो गई। हालांकि देखो, इसमें भी आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा डेथ्स किसकी हुई, जो पुअर्स थे, है ना, उनकी डेथ सबसे ज्यादा हुई इसमें। ठीक, तो यहां पर ये बंगाल फेमाइन का जो कुछ डेटा यहां दिया हुआ है कि देखो सर प्रोडक्शन कितना हो रहा था, टोटल प्रोडक्शन इन लाख टन्स में दिया हुआ है, 38, 39, 40, 41, 42 और 43 में। ठीक है, यदि आप देखो तो 43 में प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा घट गया, उससे कम तो 41 में था, और उसके एक साल पहले तो हमने एक्सपोर्ट भी किया, ये देखो यहां पर एक साल एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन अब क्या, पॉपुलेशन भी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा जितनी रिक्वायरमेंट थी, हमने इंपोर्ट भी किया, उसके बावजूद भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, और 30 लाख लोगों की डेथ हो गई बंगाल फेमाइन में। बहुत बुरी कंडीशन थी लोगों की, है ना। तो फेमाइन्स जो होती हैं, अब तो हमें इंडिया में फेमाइन देखने नहीं मिल रही है, और ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है अपन सभी की, ऐसी कोई कंडीशन दोबारा ना इंडिया में आए, ना वर्ल्ड के किसी और कंट्री में आए, है ना, कि किसी को खाने को ना मिले और भूख से कोई व्यक्ति मर जाए, है ना। लेकिन फूड सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, हमको समझने के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितनी बुरी कंडीशन से हम बाहर निकले हैं। यहां हमको डेवलपमेंट नजर आता है कि भाई एक समय ऐसा था कि करीब 30 लाख लोग खाना ना मिलने से मर गए। आज हम उससे बहुत बेहतर कंडीशन में हैं, और ऐसे ही हमें प्रगति करते रहना है। लेकिन याद रखिएगा भाई, वो कब करेंगे, जब प्रॉपर प्लानिंग होगी, है ना। तो बंगाल फेमाइन जैसा तो दोबारा हमारे यहाँ अभी कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ डिस्टर्बिंग ऐसे इवेंट्स अभी भी हो जाते हैं जिसके कारण हमको बहुत दुख होता है ना। तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं अभी भी हमारी कंट्री के जहां पर स्टारवेशन के कारण डेथ हो सकती हैं। हालांकि ये सीबीएसई का डेटा है, पुराना है, अभी कई सालों से इंडिया में अपन ने स्टारवेशन के कारण डेथ का कोई डेटा नहीं पड़ा है। कुछ सालों पहले मैंने एक डेटा पढ़ा था, एक झारखंड में एक बच्चे की डेथ हो गई थी स्टारवेशन के कारण, उस समय पूरा हंगामा मच गया था पूरे कंट्री में, है ना, कि इंडिया जैसी कंट्री जहां फूड सिक्योरिटी के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हमने बना के रखा, और वहां किसी बच्चे की डेथ हो जाए स्टारवेशन के कारण, ये हमारे लिए शर्म की बात है ना। तो अभी बहुत समय से हमें देखने नहीं मिला है, ये कोई इस तरीके की खबर नहीं आई है। हो सकता है कि न्यूज़ वालों ने उसको उतना हाईलाइट नहीं किया हो, या हो सकता है कि सच में ऐसी डेथ्स ना हुई हो। ठीक है, लेकिन अभी भी चांसेस हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, बैकवर्ड एरियाज ऐसे हैं जहां पर स्टारवेशन के कारण डेथ्स हो सकती हैं, या फिर नेचुरल कैलामिटीज या पेंडेमिक्स के कारण भी ऐसा होता है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ जाती है। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल देखा भाई, कोविड-19, ये जो पेंडेमिक हुई, इसमें हम जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी एडवर्सली इफेक्ट हुई, लेकिन इस समय भी हम ये देखते हैं कि लोगों की डेथ नहीं हुई भूख के कारण। इंडिया में लोगों ने बहुत दान किया, बहुत ज़्यादा दान किया, लोगों ने घरों से पैकेट्स बना बनाकर उन लोगों तक पहुंचाए जो नहीं कमा पा रहे थे, मजदूर थे, जिनकी इनकम का कोई सोर्स नहीं था। लेकिन ये हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतनी बड़ी पेंडेमिक हमारे यहाँ आई, और इतने सारी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम जानते हैं इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, 140 करोड़ के आसपास हम हो गए हैं, और इंडिया के बाद तीसरे नंबर पर जो कंट्री आती है यूएसए, उसकी पॉपुलेशन मात्र 33 करोड़ के आसपास है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यदि हमारे यहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है स्टारवेशन के कारण, तो ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व का विषय है ना। लेकिन डेफिनेटली ये जो फूड सिक्योरिटी होती है ना, ये फूड सिक्योरिटी एडवर्सली इफेक्ट होती है डेफिनेटली ऐसी पैंडेमिक्स के टाइम पर, है ना। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोगों का और गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट बंद हो गया। तो हमने क्या कहा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड सर्विसेज इंपैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपैक्ट होती है तो फूड सिक्योरिटी भी इंपैक्ट होती है। तो फूड सिक्योरिटी को यदि हम इंश्योर करना चाहते हैं सभी लोगों के लिए सभी समय पर, तो हमें
क्लैमिटीज और पैंडेमिक्स के टाइम पर भी ध्यान रखना होगा कि भाई हम इस तरीके से अपनी प्लानिंग करें कि उस समय भी लोगों को फूड की दिक्कत ना आए, खाने की समस्या ना हो, तब जाके हम ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है भाई, ये चीज हमको समझ में आ गई कि फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है अभी हमको। लेकिन फूड इनसिक्योर कौन है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको फूड सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है? तो देखो, अलग अलग एरियाज में या अलग अलग सोशल ग्रुप्स में अलग अलग लोग होते हैं। तो पहले अपन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की बात करते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट सेक्शंस की और बात करेंगे जो फूड इनसिक्योर होते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सबसे पहला कौन सा है? रूरल एरियाज में जो लोग फूड इनसिक्योर हैं। ठीक है, तो कौन से लोग हैं? लैंडलेस पीपल विथ लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, है ना भाई, जिनके पास जमीन नहीं है या है तो बहुत कम है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो फूड इनसिक्योर हैं रूरल एरियाज में। जैसे एग्रीकल्चरल लेबर हो गया, है ना, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स में बहुत सारे आ जाते हैं। हम इसमें जो कुम्हार होता है उसको भी रख सकते हैं, जो कोबलर होता है उसको भी रख सकते हैं। ये ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, लेकिन अब गांव में इनको कई बार काम ही नहीं मिल पाता है कि इनका रोज ये अपना खर्चा चला सकें, फूड के लिए अपनी इनकम कर सकें, है ना। प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि गंदगी साफ करने के लिए पहले हर गांव में एक अलग कम्युनिटी होती थी, उनको अनटचेबल्स हम बोलते थे, है ना। तो आज भी ऐसे कई अनटचेबल्स हैं। मतलब हमने भले ही अनटचेबिलिटी खत्म कर दी हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना एक पनिशेबल क्राइम है, लेकिन हम इस सच को अभी भी नहीं झुटला सकते हैं कि अनटचेबिलिटी इंडिया से पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। आज भी खासतौर से रूरल एरियाज में अभी भी कई जगहों पर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है। ऐसे लोगों की कंडीशन बहुत खराब है ना। एंड पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो छोटी मोटी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और वो ठीक से चल नहीं रही हैं, डेस्टिट्यूट्स जिनमें बैगर्स वगैरह आते हैं ना, ये सब फूड इनसिक्योर लोग हैं रूरल एरियाज में। ठीक है, अर्बन एरियाज की बात करें तो ऐसे लोग जो लो पेड वर्क में इन्वॉल्व हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, है ना। तो अर्बन एरियाज में फूड इनसिक्योर कौन सी फैमिलीज होती हैं? जिनके मेंबर्स कहाँ काम कर रहे हैं? इल पेड ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे हैं या कैजुअल लेबर मार्केट में काम कर रहे हैं। इनकी इनकम कम है और ये फूड इनसिक्योर लोग हैं। ठीक है, तो ये जो वर्कर्स हैं, है ना, जो कि किस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं? जनरली ये सीजनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और इनके वेजेस भी बहुत लो होते हैं, है ना। ऐसे लोगों को फूड सिक्योरिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है। ये बस इतना कमा पाते हैं कि ये सरवाइव कर सकें, ये बहुत अच्छी मैंने लग्जूरियस लाइफ तो छोड़ दो, मतलब अच्छी लाइफ जी सकें कि रोज 2 वक्त का खाना समय पे मिल जाए बिना किसी टेंशन के, तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। बट कैसे भी ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, ये हार नहीं मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है इन लोगों की कि मुसीबतों से हार नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हार मान के कुछ गलत करें, ना चोरी कर रहे हैं, ना डांका डाल रहे हैं, ना आत्महत्या कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं अपनी परेशानियों से। इनकी ये सबसे बड़ी ताकत है। ये सीखने लायक चीज़ है इन लोगों से कि हार नहीं मानना। छोटी छोटी सी चीज़ों में हम हार मान लेते हैं। ये लोग देखो, इनके पास तो खाने के लिए तक नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी उन्होंने, है ना। तो फूड इनसिक्योर हैं लोग बहुत सारे, और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ 2 स्टोरीज पढ़ेंगे। एक स्टोरी हम रामू की पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक और स्टोरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले रामू की स्टोरी में देखते हैं कि कैसे रामू जो है वो फूड इनसिक्योर है। एक विलेज में काम करता है, ये रायपुर नाम का एक विलेज है। ठीक है, और ये किस तरीके का काम कर रहा है? एक कैजुअल लेबर है। ठीक है, कहाँ पर है ये कैजुअल लेबर? एग्रीकल्चर में, है ना। ठीक है, अब ये जो रामू है ना, इसके 4 बच्चे हैं। ठीक है, एक तो फूड इनसिक्योर, पैसा है नहीं, ऊपर से 4 बच्चे। हमने पढ़ा था पॉवर्टी की एक निशानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना, ज़्यादा बच्चे होना, है ना। तो सबसे बड़ा जो बेटा है उसका सोमू, वो 10 साल का है। ठीक है, और ये भी काम करता है एज अ पाली। पाली मतलब कौन होता है ना, जो जानवरों का ध्यान रखता है, वो पाली कहलाता है। ठीक है, तो पाली की तरह काम करता है। गांव का जो सरपंच है सतपाल सिंह, उसके जानवरों को संभालता है, और इसके बदले में जो सतपाल सिंह है उसको 1000 रुपये पे करता है ना। साल भर ये एम्प्लॉयड है, ये बच्चा जो है ना, ये साल भर के लिए एम्प्लॉयड है। ठीक है, रामू जो है उसके 3 और बेटे हैं और 2
बेटियां हैं, सॉरी मैंने गलत बता दिया भाई, यहाँ तो मैंने बोल रहा था 4 बच्चे, 4 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हैं। अब सोचो ये सबसे बड़ा 10 साल का है, उसके बाद 5 बच्चे और हैं, ठीक है, और ये इतने यंग हैं कि ये काम नहीं कर सकते। इन सबका खर्चा रामू को, उसकी वाइफ को और उसके सबसे बड़े बेटे को निकालना है, ठीक। अब उसकी वाइफ क्या कर रही है, सुनहरी जो उसकी वाइफ है वो भी एक पार्ट टाइम वर्कर का काम करती है, हाउस क्लीनिंग का काम करती है, ठीक है, लाइव स्टॉक को मेंटेन करने का, उनका जो काउडंग वगैरह होता है उसको हटाने का काम करती है। ये सब काम इसका है ना। मतलब जैसे हमारे घर में बाइयाँ आती ना, बर्तन धो लिए, है ना, गाय को साफ कर दिया, नहला दिया, उसका गोबर हटा दिया, ये सब काम करती है। और इसके बदले में इसको क्या मिलता है, सिर्फ आधा लीटर दूध, ठीक है, और कुछ कुक्ड फूड जो घर पे बच जाता है ना अपना डेली का, वो तो ये इनको मिलता है इतना काम करने के बदले में। हालांकि ये फील्ड्स में भी काम करती है रामू के साथ, है ना, फील्ड्स में भी अलोंग विथ हर हस्बैंड वो काम करती है जब बिजी सीजन होता है ना उस समय, और फैमिली इनकम को सप्लीमेंट करती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल सीजन जो होता है उस समय रामू भी एम्प्लॉयड है, उसकी वाइफ भी एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो रामू तो खास तौर से हम देखें सिर्फ कब उसको काम मिल रहा है, जब एग्रीकल्चरल सीजन है, जैसे कि सोइंग, ट्रांसप्लांटेशन एंड हार्वेस्टिंग। ये वो समय है जब रामू एम्प्लॉयड है, बाकी के समय रामू के पास काम नहीं है, ऑड वर्क करना पड़ेंगे उसको, किसी का घर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां मजदूरी कर ली या कुछ, है ना। तो ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मैच्योरिंग। इस समय ये अनएम्प्लॉयड है और इस समय ये दूसरी एक्टिविटीज में काम करने के लिए सर्च करेगा, है ना। तो क्या करता है, कई बार वो ब्रिकलिंग, जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो वहां पर इन सारी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो जाता है, काम करने लगता है, और उसका जो भी एफर्ट है उससे वो इतना कमा लेता है, इतना कैश वो अर्न कर लेता है, या काइंड यानी कि सामान वो अर्न कर लेता है, जिससे कि बिजी सीजन के टाइम पर वो एसेंशियल्स खरीद सकता है, 2 वक्त का खाना खरीद सकता है, उसकी फैमिली को 2 वक्त का खाना मिल जाता है। कब, जब एग्रीकल्चर में बिजी सीजन है ना। लेकिन जब वो अनएम्प्लॉयड है उस समय तो 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल है। तो ड्यूरिंग द डेज व्हेन ही इज अनेबल टू गेट सम वर्क, he and his family really face difficulties and sometimes small kids have to sleep without food। कितनी बुरी कंडीशन है, माने बिना खाना खाए बच्चों को सोना पड़ रहा है, इतनी बुरी कंडीशन में लोग रह रहे हैं। आज भी ऐसे कई लोगों की कंडीशन है कि 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। तो डेवलपमेंट की अभी भी बहुत ज़रूरत है ना। मिल्क, वेजिटेबल्स, ये रेगुलर पार्ट नहीं है इनकी मील का, है ना। हम जो चीज़ें खाते नहीं हैं, पीते नहीं है ना, हम तो दूध पिलाएं घर वाले तो बोलते अरे अच्छा नहीं लगता, बदबू आती है, ये सब ऐसे बोल देते हैं। लेकिन जिनको नहीं मिलता उनसे पूछो ना, वेजिटेबल्स मिल रही हैं, हम नाक सिकोड़ते हैं वेजिटेबल्स खाने में, इनको मिलती ही नहीं है ना। तो इनके रेगुलर मील का पार्ट ही नहीं है ये, है ना। तो रामू जो है ना वो फूड इनसिक्योर है ड्यूरिंग ये जो 4 months होते हैं ना, ये when he remains unemployed because of the seasonal nature of agricultural work। ये कंडीशन है रामू की, ठीक है। अब देखो बुरी कंडीशन है, लेकिन अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसको भी समझते हैं, और कैसे कोई व्यक्ति जो बहुत कम पैसा कमा रहा है वो फूड इनसिक्योरिटी से बच सकता है, उसकी स्टोरी को समझते हैं अपन यहाँ पर अहमद की स्टोरी से। कि अहमद जो है एक रिक्शा पुलर है, कहाँ पर, बेंगलोर में रिक्शा चलाता है, और वो कहाँ से शिफ्ट हुआ है, झुमरी तलैया से शिफ्ट हुआ है, अपने 3 भाइयों के साथ, 2 बहनों के साथ और पेरेंट्स के साथ। कितने लोग आए, 3 2 5 और 2 7, और ये खुद 8 लोग, एक फैमिली में 8 लोग हैं। ये शिफ्ट हो गए झुमरी तलैया से बेंगलोर, ठीक है। और वो झुग्गी में रहते हैं, और इनके सर्वाइवल के लिए ये सब किस पर डिपेंडेंट है, अहमद पर डिपेंडेंट है, जो वो रिक्शा चला के पैसे लाएगा उसी पर डिपेंडेंट है। द सर्वाइवल ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग्स फ्रॉम पुलिंग रिक्शा, ठीक है। और इसके पास कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ही डज नॉट हैव अ सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, है ना। रिक्शा चलाना यही एक एम्प्लॉयमेंट है, कोई सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और उसकी इनकम जो है डेली फ्लक्चुएट होती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी सवारियां मिल गई तो हो सकता है कुछ सेव भी कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डेज ऐसे होते हैं जब उसने अर्निंग अच्छी कर ली और सेव भी कर लिया कुछ अमाउंट,
सारी चीज़ें खरीदने के बाद भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम पैसा मिलता है, जो डेली नेसेसिटीज़ होती हैं उनको परचेज करने के लिए इनफ नहीं है। लेकिन देखो ये फूड इनसिक्योर पर्सन है। अब यहाँ पर देखो गवर्नमेंट का रोल क्या है। गवर्नमेंट का रोल कि अहमद के पास जो है ना येलो कार्ड है, और ये येलो कार्ड किसके लिए होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं उनके लिए होता है। और इसके कारण ये जो अहमद है ना, ये सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल या जो भी डेली चीज़ों के लिए होता है वो ये खरीद सकता है। येलो कार्ड है क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड है इसके पास। देखो अब गवर्नमेंट का रोल हमको दिख रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट विजिलेंस भी दिख रही है। गवर्नमेंट ने देखा कि फूड इनसिक्योर लोग हैं तो उन्होंने ऐसी स्कीम्स बनाई जिससे लोगों को फूड सिक्योरिटी मिल सके, है ना। तो ही गेट्स दीज एसेंशियल्स एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस, है ना। ये बहुत पुरानी स्टोरी है इसलिए हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस लिखा है। आज के हिसाब से तो देखें, यदि अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड है तो 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिल जाता है, और मार्केट रेट से आधा नहीं, उसका तो 10% ही है। ये मार्केट में तो सबसे लो क्वालिटी का लोगे ना आप, तो हो सकता है कि इस मतलब कि आपको गेहूं जो है बहुत लो क्वालिटी का लोगे तो 10-15 रुपए किलो मिलेगा, नहीं अच्छी क्वालिटी का गेहूं 20-22 रुपए किलो मिल जाएगा, है ना। तो उसका तो 10% ही है ये, है ना। तो अच्छा खासा इसको राशन मिल जा रहा है। वो ही परचेजेस हिज मंथली स्टॉक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे व्हेन राशन शॉप इज ओपन। राशन शॉप जिस दिन खुली उसने जाके अपना महीने भर का राशन ले लिया। 35 किलोग्राम्स ऑफ ग्रेन्स, 5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर एंड 5 लीटर्स ऑफ केरोसिन, ठीक है। और इसके कारण ही वॉज एबल टू ईक आउट हिज सर्वाइवल। ईक आउट मतलब कैसे भी करके वो सर्वाइव कर ले रहा है, जबकि उसकी अर्निंग सफिशिएंट नहीं है। इतनी बड़ी फैमिली है, अर्निंग इनसफिशिएंट है, उसके बाद भी ये सर्वाइव कर जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको एक येलो कार्ड दे दिया जिससे कि वो बहुत कम दाम पर फूड ग्रेन्स, केरोसिन और शुगर खरीद सकता है। तो देखा गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, है ना। अब हमें कुछ और ग्रुप्स देखने हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या किस चीज के बेसिस पर देखेंगे, सोशल कंपोजिशन के बेसिस पर। अब कई सोसाइटी में ग्रुप होते हैं, जैसे कि एक तो जनरल है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना। जिसमें इसमें भी ओबीसी में भी हम देखते हैं जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये इनके पास पुअर लैंड बेस होता है। पुअर लैंड बेस मतलब जमीन कम है और बहुत कम इनकम होती है इनकी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाने के कारण। ज़मीन कम है तो उसके ऊपर प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, ठीक है, और इसीलिए इनकम कम होने के कारण फूड इनसिक्योर हैं ये लोग। तो ये दूसरा ग्रुप मिल गया अपन को, सॉरी तीसरा मिल गया ये। एक हमने रूरल एरियाज़ में देखा, एक अर्बन एरियाज़ में देखा, और अब ये देख लिया हमने एक सोशल कंपोजिशन के बेसिस पर, ठीक है। फिर नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर कई सारे लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन पर भी हैं या इन ग्रुप्स को बिलोंग नहीं करते हैं, कई बार वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं ना। तो पीपल affected by natural disaster who have to migrate to other areas in search of work are also among the most food insecure people। समझ गए, ठीक। अब इसके बाद और देखते हैं, और कुछ ग्रुप्स हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं। कौन से ग्रुप्स हैं भाई, देखें जरा। एक और ग्रुप है यहाँ पर विमेन, ठीक है। विमेन में भी माल न्यूट्रिशन जो है ना बहुत कॉमन चीज़ है। और जब विमेन जो होती है ना, इनको माल न्यूट्रिशन की दिक्कत होती है, तो मान लीजिए यदि वो प्रेग्नेंट हैं तो जो बच्चा होता है, अनबॉर्न बेबी होता है, उसको भी माल न्यूट्रिशन का रिस्क होता है। तो एक और ग्रुप जो फूड इनसिक्योर है इंडिया में, वो कौन सा है, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years। ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है हमारी पॉपुलेशन का जो फूड इनसिक्योर है ना। अब ये तो हमने सोशल ग्रुप देख लिया, क्लैमिटी के बेसिस पर देख लिया हमने, विमेन और चिल्ड्रन की बात कर ली। अब हम रीजन्स की बात करते हैं कि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं, है ना। कुछ ऐसे रीजन्स जैसे कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हों, ठीक है, या ट्राइबल एरियाज़, रिमोट एरियाज़, या ऐसे रीजन्स जहाँ नेचुरल डिजास्टर के केसेस ज़्यादा होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे एरियाज़ जो होते हैं, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो फूड इनसिक्योर होते हैं। ऐसे एरियाज़ में फूड इनसिक्योर लोगों का जो प्रोपोर्शन है बहुत हाई होता है, क्योंकि भाई देखो नेचुरल डिजास्टर यदि आ गई
तो मान लो उसके पास पैसा था लेकिन वो फिर रिकवर करने में ही सब खत्म हो जाएगा, और हो सकता है रिकवर कर भी ना पाए क्योंकि नेचुरल डिजास्टर में उसका सब कुछ खत्म हो गया, है ना। तो ये कुछ एरियाज भी होते हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं, है ना। बैकवर्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज, रिमोट एरियाज, है ना। ऐसे एरियाज हैं जहां पर हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हमको देखने मिलते हैं। ठीक, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट देखते हैं अपन कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पर हमको पॉवर्टी बहुत ज़्यादा देखने मिलती है, या फूड इनसिक्योरिटी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखने मिलती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी पर्टिकुलरली ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये ऐसी स्टेट हैं जहां पर सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर लोग रहते हैं। देखो रीजन वाइज हो गया ये, है ना। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है। ठीक, क्लियर है ये चीज़। अब इसी फूड इनसिक्योरिटी से जुड़ा हुआ क्या है एस्पेक्ट, क्या है, हम बार बार कह रहे हैं खाना नहीं मिलना, खाना नहीं मिलना। खाना क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इनकम नहीं है इतनी कि खाना नहीं मिल पा रहा। तो मतलब कि हंगर जो है वो एक और एस्पेक्ट है फूड इनसिक्योरिटी का, और हंगर के कारण हम कह सकते हैं कि भाई हंगर पॉवर्टी के कारण होती है और हंगर के कारण पॉवर्टी होती है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो यदि हम फूड सिक्योरिटी अटेन करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? फूड सिक्योरिटी अटेन करने के लिए हमको ये जो हंगर है ना, इसको खत्म करना होगा, और जो फ्यूचर में होने वाली उसको भी खत्म करना होगा, जो पास्ट से चली आ रही उसको भी खत्म करना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं? एलिमिनेट करना होगा करंट हंगर को, रिड्यूस करना होगा रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। और हंगर के भी डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, एक होती है क्रोनिक हंगर और एक होती है सीजनल हंगर। इसमें से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है ये क्रोनिक हंगर, है ना। सीजनल हंगर भी खतरनाक हंगर है, भूख है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो वो तो बुरी बात है ही, है ना। लेकिन इसमें भी देखो भाई, अपन बात कर रहे हैं किस चीज की? क्रोनिक हंगर की। क्रोनिक हंगर क्या होता है? जब परसिस्टेंटली डाइट्स लो हैं, है ना। क्रोनिक हंगर क्या होता है? परसिस्टेंटली यानी रेगुलरली, कंटिन्यूसली लो डाइट्स मिल रही हैं, इनसफिशिएंट फूड मिल रहा है, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। जितना रिक्वायरमेंट है उतना क्वांटिटी में नहीं मिल रहा, और जिस क्वालिटी का चाहिए उस क्वालिटी में नहीं मिल रहा है। रेगुलरली ऐसा बहुत लंबे समय तक होता है, तो वो जो हंगर होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक हंगर कहते हैं। ठीक है, और इस किस चीज का रिजल्ट होती है ये क्रोनिक हंगर? क्योंकि लोगों की इनकम बहुत कम है। ठीक है, क्लियर ये चीज, और इसीलिए वो खाना नहीं खरीद पा रहे हैं बहुत लंबे समय तक सर्वाइवल के लिए अपने, और जिसके कारण क्रोनिक हंगर हो जाती है। ठीक, तो बहुत लंबे समय तक ऐसा होता है। तो लेकिन सीजनल हंगर में क्या होता है? ये पर्टिकुलर टाइम पर होती है, साल के कुछ महीनों में, है ना। ये ज़्यादातर कहाँ मिलेगा हमको? ये सीजनल हंगर कहाँ देखने को मिलेगी? एग्रीकल्चरल सेक्टर में, यानी कि जो ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग का टाइम है उसके बेसिस पर। इस समय लोगों के पास काम होता है तो हंगर कम होती है, लेकिन जब ये ग्रोइंग का हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं है, ठीक है, तो फिर दिक्कत होती है, उनके पास काम नहीं है ना। तो रूरल एरियाज में अपन को इस तरीके की हंगर देखने मिलती है बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक, और अर्बन एरियाज में किस में देखने मिलेगी हमें? कैजुअल लेबर में। अर्बन एरियाज में किस में देखेंगे अपन? कैजुअल लेबर में होती है इस तरीके की हंगर। ठीक, तो ये कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर्स जो होते हैं, रेनी सीजन में इनके पास बहुत कम काम होता है, इसीलिए इस समय ये हंगर का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रोनिक हंगर क्या हो गई भाई? सॉरी, सीजनल हंगर क्या हो गई भाई? जब साल भर काम नहीं मिल रहा, थ्रू आउट द ईयर काम नहीं मिल रहा, साल के कुछ महीने ऐसे हैं जब उनके पास काम नहीं है, तो वो क्या होती है? सीजनल हंगर होती है। अब रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में ये जो हंगर है ना, इसका कुछ डेटा अपन यहाँ देखते हैं कि कब से कब तक क्या कंडीशन थी, है ना। देखो तो भाई, ये रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, 93 से 2000 तक सीजनल हंगर की बात करें तो 2.6% थी, और क्रोनिक हंगर 0.7% थी। टोटल हंगर क्या कंडीशन थी? 3.3%। अब ये हम ऐसा परसेंट में बोल रहे हैं, मतलब टोटल रूरल पॉपुलेशन का इतना परसेंट लोग जो थे वो हंगर का शिकार थे। ठीक है, ये रूरल एरियाज की बात है। अर्बन एरियाज में और कम है थोड़ा। अर्बन एरियाज में हमने देखा सीजनल हंगर 0.6% है, क्रोनिक हंगर 0.3% है, टोटल जो है 0.9%, यानी कि ये 1% से भी कम है। तो अच्छी बात है भाई, अर्बन एरियाज में हंगर कम है, इसीलिए तो हमें माइग्रेशन देखने मिलता है, लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भुखमरी के चांसेस कम होते हैं, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। ठीक है,
तो अब इस हंगर से बचना है तो क्या गेन करना पड़ेगी? फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी। फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब यही है कि हर व्यक्ति को खाना मिल गया। सेल्फ सफिशिएंसी यही ना, हमें किसी दूसरे से नहीं लेना पड़ा, कहीं बाहर से नहीं मंगाना पड़ा, है ना। तो इंडिया जो है ना सेल्फ सफिशिएंसी चाहता है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए जिससे कि हम सेल्फ सफिशिएंसी गेन कर सकें फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में। इसके लिए कई सारी नई मेथड्स अपनाई और इसी का रिजल्ट क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये जो हम नई मेथड्स की बात कर रहे हैं ना, न्यू स्ट्रेटेजीज अपनाई एग्रीकल्चर में, इसी के कारण ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और इससे खास तौर से व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया हमारी कंट्री में। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए हमारी जो समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने 1968 में, जुलाई 1968 में एक स्टैम्प पब्लिश की थी और उस पर लिखा हुआ था व्हीट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये स्पेशल स्टैम्प थी। क्या इंटाइटल था? व्हीट रेवोल्यूशन। किस चीज के लिए रिलीज करी उन्होंने? ताकि इसकी इंपॉर्टेंस बता सकें ऑफिशियली। इसका इंपॉर्टेंस लोगों को तब पता चला जब इन्होंने इस तरीके की स्टैम्प पब्लिश करी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो व्हीट रेवोल्यूशन जो है ना बहुत सक्सेसफुल रहा। उसी चीज़ को हमने दूसरे में इम्प्लीमेंट किया और वो चीज़ रेप्लिकेट काहे में हुई? राइस में। ठीक, तो राइस का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इसमें एक समस्या थी, ये सिर्फ कुछ एरियाज़ में हो रहा था। जैसे हम व्हीट रेवोल्यूशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये ऐसी स्टेट थी जहाँ व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, राइस का प्रोडक्शन साउथ इंडिया की कुछ स्टेट्स में ज़्यादा बढ़ा। तो व्हीट और राइस का बड़ा प्रोडक्शन, लेकिन ये जो इंक्रीज हुई फूड ग्रेन्स में ये कैसी थी? डिसप्रपोर्शनेट थी। स्टेट वाइज भी वेरी करता है। जैसे कि यदि हम ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सारी स्टेट्स की बात करें तो सारी स्टेट्स में से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में काफ़ी ग्रोथ हुई। यदि हम पूरी कंट्री की बात करें तो पूरी कंट्री का कुछ डेटा देखते हैं। देखो पूरी कंट्री के डेटा में हम देखते हैं प्रोडक्शन कितना बढ़ गया। 252 मिलियन था 2000, ये मिलियन टन्स 2015-16 में, जो और कितना बढ़ गया, ये 2016-17 में बढ़कर हो गया 275.68 मिलियन टन्स। ये ओवरऑल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है। ये हमको ग्राफ में भी दिख रहा है कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा, घटा, फिर बढ़ा, बहुत अच्छे से तेजी से बढ़ा। ठीक है, तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा। इसमें टोटल फूड ग्रेन्स में से यदि हम व्हीट का देखें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में व्हीट का बढ़ा, उसका ये डेटा हमारे पास है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और यदि हम राइस की बात करें तो बंगाल और उत्तर प्रदेश में राइस का प्रोडक्शन बढ़ा, इसका भी डेटा हमारे पास है कि कितना बढ़ गया। ठीक है, तो ये डेटा उतना ज़्यादा अपन ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो स्टेट्स हैं, कौन सी स्टेट में व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा, कौन सी स्टेट में राइस का बढ़ा, ओवरऑल प्रोडक्शन कितना बढ़ा। हाँ, एक डेटा इसमें ज़रूर हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाला, कि ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2015-16 में कितना था और सिर्फ 16-17 में कितना हो गया। ये डेटा बहुत ज़्यादा हमारे लिए कहीं भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद से हम देख रहे हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ 1970s में, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ फेमाइंस नहीं देखने मिली। जैसी खासतौर से हमने बंगाल फेमाइन देखी थी ना, उस तरीके की कोई फेमाइन देखने नहीं मिली, इवन इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक, तो फेमाइन का सिचुएशन इंडिया में खत्म हो गया, फेमाइन नहीं है। लेकिन डेफिनेटली फेमाइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। फूड सिक्योरिटी की तो ज़रूरत है, और हमने सेल्फ सफिशिएंसी गेन की है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में लास्ट 30 ईयर्स में। कैसे कर ली हमने? बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो व्हीट का और राइस का बड़ा है, लेकिन वेराइटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा रही हैं हमारी कंट्री में, जिसके कारण हमने लास्ट 30 ईयर्स में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है। प्रोडक्शन बढ़ गया है, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स even in adverse conditions at the country level has further been ensured with carefully designed food security system of the government। अब ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम क्या है हमारी गवर्नमेंट का, अब जरा इस पर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फूड सिक्योरिटी सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है बफर स्टॉक
और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब हमें ये समझना है ये बफर स्टॉक क्या होता है और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। ये वो दो प्लैंक्स हैं जिस पर हमारा फूड सिक्योरिटी सिस्टम टिका हुआ है। हमने सेल्फ सफिशिएंसी भी अचीव की है और फूड सिक्योरिटी भी अचीव की है और करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक मतलब हमारी गवर्नमेंट ने एफसीआई के थ्रू जितने भी फूड ग्रेन्स परचेज किए और उनको एफसीआई ने अपने गोडाउन्स में स्टोर कर लिया, ग्रेनरीज में स्टोर कर लिया, वो कहलाता है बफर स्टॉक। ठीक है, देखो डेफिनेशन यही है, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस। ठीक है, खास तौर से ये दो, procured by the government through the फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं एफसीआई। याद रखना, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे व्हीट और राइस ही प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, और भी फसलें खरीदती है, उसके लिए एमएसपी इशू करती है। एमएसपी मतलब क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स जिस रेट पर परचेज करती है फार्मर से, उसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो एफसीआई है ना, ये व्हीट और राइस परचेज करती है फार्मर्स से। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कहां, लेकिन याद रखना ये कहां से परचेज कर पाएगी? जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन हो। जहां सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है वहां से तो परचेज नहीं कर पाएंगे, है ना। और इसके लिए एक प्री अनाउंस्ड प्राइस होती है जिसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट सोइंग के पहले अनाउंस करती है। कब गवर्नमेंट क्या करती है? एमएसपी कब डिक्लेयर कर देती है? एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन। ठीक है, अब इसके बेसिस पर तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। भाई जिस क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़वाना है उसकी एमएसपी बढ़ा देंगे, जिस क्रॉप का प्रोडक्शन घटाना है उसकी एमएसपी घटा देंगे। भाई फार्मर ने देख लिया कि सरकार इसकी एमएसपी ज्यादा दे रही है तो वही फसल वो उगाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट कब अनाउंस करती है? सोइंग सीजन के पहले। क्यों? टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। ठीक है, जिस क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है उसकी एमएसपी बढ़ाकर दे दी। समझ गए एमएसपी क्या होता है? इस एमएसपी पे सरकार ने खरीदा और कहां स्टोर कर लिया? अपनी ग्रेनरीज में। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट जो है ना, ये बफर स्टॉक क्यों क्रिएट करती है? ताकि ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो क्यों क्रिएट किया? ये क्वेश्चन आता है, डू यू नो व्हाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? इट इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरियाज एंड अमंग द पुअरर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी एट लो प्राइजेस। अब देखो, खरीदा जिस प्राइस पे उससे कम प्राइस पर बेचती है, जिस प्राइस पर ये बेचती है उसे कहते हैं इश्यू प्राइस। क्या है इश्यू प्राइस? इश्यू प्राइस होता है द प्राइस एट विच गवर्नमेंट सेल्स या सोल्ड दोज फूड ग्रेन्स टू द पीपल, वो होता है इश्यू प्राइस। ठीक है, 20 रुपए किलो खरीदा और 2 रुपए किलो बेच दिया। गेहूं 20 रुपए किलो खरीद के 2 रुपए किलो बेच दिया, 18 रुपए सरकार की जेब से गया, या ऐसा कहें करदाता ने जो कर दिया है उससे ये 18 रुपए गया, लेकिन उससे हमने हमारे देश के जो गरीब लोग थे उनको खाना तो खिला दिया। समझ गए? तो ये सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है, सब्सिडाइज्ड प्राइजेस पर गवर्नमेंट, और वो सब्सिडी जो दी उसके बाद जिस प्राइस पर बेच रही है उसे हमने क्या कहा? इश्यू प्राइस कहा। इस इश्यू प्राइस पर गवर्नमेंट पुअर लोगों को फूड ग्रेन्स बेचती है। ठीक है, और इससे क्या होता है? दिस रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग इवन एट द एडवर्स वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लैमिटी। ठीक है, अब ये बफर स्टॉक बना के रखा है सरकार ने। ठीक है, तो जनरली ये किसको दे रहे हैं? अब इसमें बफर स्टॉक में एक बफर नॉर्म भी पढ़ेंगे हम उसमें। ठीक है, बफर नॉर्म क्या होता है? उतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा चल जाएगा, लेकिन बफर नॉर्म से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बफर स्टॉक हमने बनाया या गवर्नमेंट ने बनाया, ये क्यों बनाया? ताकि पुअर लोगों को सप्लाई कर सकें, जो डेफिसिट एरियाज हैं वहां पर सप्लाई कर सकें, और ड्यूरिंग क्लैमिटी, नेचुरल क्लैमिटी, उस समय पर भी लोगों को ये फूड ग्रेन सप्लाई कर सकें। अब ये सप्लाई करते कैसे हैं? उसके लिए होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है एक्चुअली में? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है
राशन शॉप्स का एक नेटवर्क, ठीक है। तो जो परचेस किया, फूड ग्रेन्स जो परचेस किए एफसीआई ने, वो किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है? राशन शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है पुअर लोगों को। और ये जो राशन शॉप्स का नेटवर्क है, इसे ही हम क्या कहते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इंडिया में लगभग 5.5 लाख राशन शॉप्स हैं, सिटीज में, विलेजेस में, सब जगह मिलाकर यदि हम बात करें तो जो राशन शॉप्स हैं वो लगभग कितनी हैं? 5.5 लाख। इन राशन शॉप्स के नेटवर्क को ही हमने क्या कहा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या इसी को हम क्या कहते हैं? फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। यहां पर सरकार, इन्होंने जो ग्रेनरीज में फूड रखा वहां से भेजते हैं यहां पर फूड ग्रेन्स, शुगर, केरोसिन, ये सारी चीजें इन फेयर प्राइस शॉप्स पर भेजी जाती हैं और यहां से लोगों को बेची जाती हैं एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, जिसे हमने क्या कहा? इशू प्राइस। एमएसपी पर खरीदा और इशू प्राइस पर बेचा, और इशू प्राइस जो होती है वो मार्केट प्राइस से बहुत कम होती है। क्लियर है ये चीज? तो कोई फैमिली जिसके पास राशन कार्ड है, अब राशन कार्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अब पॉवर्टी लाइन अलग होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला अलग होता है और अंत्योदय अन्य वाला अलग होता है। तो जिसके पास राशन कार्ड है वो हर महीने 35 किलोग्राम्स ऑफ ग्रेन्स, 5 लीटर्स ऑफ केरोसिन एंड 5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर खरीद सकता है। अब इसमें एपीएल बीपीएल के लिए प्राइजेस अलग हैं, वो अपन देखेंगे बाद में, है ना। लेकिन पहले तो ये खैर यूनिवर्सल था, सबके लिए था। लेकिन हर महीने हम इतना फूड ग्रेन्स, केरोसिन और शुगर राशन शॉप से खरीद सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए उसके लिए चाहिए हमको राशन कार्ड, ठीक है। तो राशन कार्ड जो है, या ये जो राशनिंग की जो सिस्टम है, ये इंडिया में कब स्टार्ट हुई, जरा उस पर फोकस करें। तो ये कब से स्टार्ट हुई? 1940s से, यानी वही बंगाल फेमाइन के बैकड्रॉप में। राशनिंग का मतलब ही समझ में आ गया ना। राशनिंग का मतलब होता है कि लिमिटेड अमाउंट में, है ना, अनलिमिटेड अमाउंट नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स देना लोगों को एट फिक्स्ड प्राइजेस, जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स करी हैं, यही राशनिंग कहलाती है, ठीक है। राशनिंग हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा है कि वहां पर भी मीट और ब्रेड की राशनिंग करी थी ना रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने। उसका भी मतलब यही था कि गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स कर दिया उस प्राइस पर लोगों को मीट और ब्रेड मिल रहा था, और जो क्वांटिटी फिक्स कर दी उस क्वांटिटी में मिल रहा था, उससे ज्यादा नहीं। तो ये राशनिंग कहलाती है। तो राशनिंग की शुरुआत इंडिया में 1940s में हुई अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फेमाइन, ठीक है। उसके बाद इसको रिवाइव किया गया, उस समय स्टार्ट हुआ लेकिन फिर बंद हो गया। तो 1960s में इसको फिर से रिवाइव किया गया ड्यूरिंग बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले ये सिस्टम फिर से चालू किया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन में तो खैर फिर हमने देखा कि राशनिंग हो ही रही थी। अब इसमें क्या हुआ, ये जो एनएसएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया, 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स बनाए, इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि बहुत हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी थी, है ना। बिकॉज ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल्स, जो एनएसएसओ की रिपोर्ट थी मिड 1970s में, उन्होंने ये बताया कि भैया ये प्रोग्राम चालू करने चाहिए, और ये चालू किए गए। कौन कौन से प्रोग्राम थे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कब देखो अब पता चल गया ये कब चालू हुआ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? 1970s में ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू हो गया था, ठीक है। अब लेकिन इसमें देखो एक चीज हमने यहां क्लियर की है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, लेकिन इसको स्ट्रेंथन किया गया इसके बाद, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये 1970s में स्टार्ट हुआ, क्योंकि अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कब बनाया गया इसको? 1970s में, ठीक। फिर आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, 1975 में ये चालू हुई। अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स इसमें चलाई गई, ठीक है। और फूड फॉर वर्क ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1977-78 में। काम के बदले फूड दे रहे थे लोग, ठीक है। सरकार जो है काम करवाने के बदले क्या प्रोवाइड करा रही थी? फूड, ठीक। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, बहुत सारे नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गवर्नमेंट ने, पुराने जो थे या तो बंद कर दिए या उनको रिस्ट्रक्चर किया गया। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस ग्रो हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में, वैसे वैसे इन प्रोग्राम्स में भी चेंज आ रहा था। और जो फूड सिक्योरिटी है वो एक और चीज से रिलेटेड होती है, और वो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इनको? PAPs, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स।
ठीक है। ये रूरल एरियाज में जहां पर फूड जो है ना बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है, वहां पर ये खास तौर से चलाए जाते हैं, है ना। ऐसे तो वैसे अर्बन एरियाज के लिए भी हैं, लेकिन खास तौर से सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कहाँ है, हमने अभी देखा पॉवर्टी का कि पॉवर्टी कहाँ पर है, मेनली रूरल एरियाज़ में है। 3% से ज़्यादा लोग रूरल एरियाज़ में पुअर हैं। अच्छा, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में भी ध्यान रखना, 70% पॉपुलेशन जो है इंडिया की लगभग वो रूरल एरियाज़ में रहती है और 30% लगभग अर्बन एरियाज़ में। तो ये 70% पॉपुलेशन का 3% है ना। मतलब ऐसे समझो, यदि हम इंडिया की पॉपुलेशन जो है 100 करोड़ मान लेते हैं, है ना, 100 करोड़ का 70% 70 करोड़ हो जाएगा और 30% 30 करोड़ हो जाएगा। तो 70 करोड़ का 3% होता है 2.1 करोड़, ठीक है। और ये 30 करोड़ का 1% कितना होता है, 0.3 करोड़, ठीक है। तो बहुत अंतर आ जाता है भाई दोनों में, है ना। तो रूरल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ऊपर से ज़्यादा पॉपुलेशन में परसेंटेज भी हमने देखा ज़्यादा है। तो ज़्यादातर पुअर कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में। तो वहाँ पर ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। तो कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं जैसे कि मिड डे मील, ये तो खैर अपने बिल्कुल फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ही हैं, है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ही है, ये तो एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम ही है। लेकिन कई सारे जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी फूड सिक्योरिटी इन्हेंस करते हैं। इसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स भी जो होते हैं वो फूड सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं, क्योंकि इससे लोगों की इनकम बढ़ती है। तो हमने देखा एक तो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं ही, कौन कौन से हैं भाई, ये मिड डे मील हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, एक्सक्लूसिव फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में ये आ गए। उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी फूड सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं। क्लियर है ये चीज। अब अपन को क्या समझना है, अब हमको समझना है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पूरी हिस्ट्री, है ना। और उसको समझते हुए हम करंट स्टेटस पे आएंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, है ना। तो मेन टॉपिक क्या है हमारा, करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। कि भाई अब ये किस तरीके से चल रहा है, पहले कैसा था, पहले ये यूनिवर्सल था। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया था फूड सिक्योरिटी के लिए, इनिशियली ये कैसा था, यूनिवर्सल था। माने कि चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सबको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फूड ग्रेन्स मिल सकते थे, किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई ऐसे अलग अलग प्राइसिंग वगैरह भी कुछ नहीं हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंज आया और इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इसको टारगेटेड बनाने के लिए क्या किया गया, 1992 में चेंज किया गया और इसे एक नया नाम दिया गया RPDS, यानी कि रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसमें ये कह रहे हैं कि सबको नहीं बांटेंगे भाई, पूरे देश में नहीं बांटेंगे। वो यूनिवर्सल था, पूरे देश में कोई भी जिसके पास राशन कार्ड है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशन ले सकता था, ठीक है। लेकिन RPDS में जो 1992 में स्टार्ट हुआ, इसमें सिर्फ 1700 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थी, सॉरी ब्लॉक्स थे, डिस्ट्रिक्ट नहीं, 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स जो थे उनमें ये इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। अब बैकवर्ड स्टेट्स, बैकवर्ड ब्लॉक्स में क्यों किया गया भैया, लेकिन देखो वहां पर भी देखो दिक्कत क्या है कि बैकवर्ड ब्लॉक में भी सब लोग तो बैकवर्ड नहीं है, और दूसरे ब्लॉक्स जहां पर बैकवर्ड में अपन ने काउंट नहीं किया वहां हो सकता है पुअर हो, उनका क्या होगा, है ना। तो ये टारगेट तो दिया गया इसको कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां से पॉवर्टी रिमूव करनी है और उसका बेनिफिट वहां पर देना है, लेकिन इससे फायदा कुछ लोगों को नहीं मिल पाएगा और दूसरे एरिया से पॉवर्टी रिमूव नहीं हो पाएगी। इसीलिए जून 1997 में इसको फिर से चेंज किया गया और इसको क्या कर दिया गया, TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें क्या किया गया भाई, सारे एरियाज में इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन पूरे इंडिया में किसको टारगेट कर रहे हैं, पुअर को, है ना। जो अपन ने RPDS में देखा कि सिर्फ बैकवर्ड ब्लॉक्स में किया, तो उसमें जो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जो पुअर है उनका क्या, इसमें पूरे इंडिया में जितने भी पुअर्स हैं सबको टारगेट किया गया, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ये जो TDPS है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग अडॉप्ट की गई। डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी क्या है, मतलब रिच के लिए अलग प्राइस और पुअर के लिए अलग प्राइस, ठीक है। अब आगे और क्या डेवलपमेंट्स हुए, इन द ईयर 2000 हम क्या देखते हैं कि इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दो नई स्कीम्स, स्पेशल स्कीम्स लॉन्च की गई, और एक थी उसमें से अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, AAY, और दूसरी थी अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है। अब इनका टारगेट क्या था, अंत्योदय अन्न योजना का टारगेट था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है,
और अन्नपूर्णा स्कीम का टारगेट थे इंडिजेंट सिटीजन्स, है ना, मतलब इंडिजेंट सिटीजन्स कौन होते हैं, जो अपने हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हों, ठीक है। तो इन दोनों के लिए ये दो स्कीम्स और स्टार्ट की गई और इनको उसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो नेटवर्क था, एग्जिस्टिंग नेटवर्क, उसी में ऐड कर दिया गया, इसके लिए कुछ अलग से नहीं किया गया, ठीक है। अब इस पूरे को ना हम इस टेबल में पूरा समझ लेते हैं, ठीक। अप टू 1992 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, यूनिवर्सल है, और इसमें कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, जितना चाहो उतना फूड ग्रेन्स ले सकते हो यदि अवेलेबल है तो, और इसमें व्हीट का और राइस का प्राइस फिक्स था ये दोनों के लिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, ठीक है। फिर आया रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में, ये कहां इंप्लीमेंट किया गया, 1700 जो बैकवर्ड ब्लॉक्स थे वहां पर। यहां पर फूड ग्रेन्स का वॉल्यूम फिक्स कर दिया गया कि 20 किलोग्राम फूड ग्रेन ही मिलेंगे और प्राइस रहेगा ये भी यूनिवर्सल है, बैकवर्ड ब्लॉक्स में यूनिवर्सल है, ठीक है। फिर 97 में क्या आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें है पुअर एंड नॉन पुअर, यानी बीपीएल और एपीएल, दोनों के लिए फूड ग्रेन्स का प्राइस क्वांटिटी फिक्स है, 35 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स ले सकते हैं, लेकिन प्राइस अलग है। बीपीएल के लिए व्हीट और राइस का प्राइस ये दिया हुआ है और एपीएल के लिए व्हीट और राइस का प्राइस ये दिया हुआ है, अलग अलग था, बहुत डिफरेंस था दोनों में। फिर उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना आई इन द ईयर 2002, ठीक है। ये 2002 नहीं है भाई, ये इन द ईयर 2000 है ना, याद रखना, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, इन द ईयर 2000 ये दोनों ऐड की गई। तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए थी अंत्योदय अन्न योजना, इसमें 35 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स दिए जाने हैं, चाहे वो आप कितने ही गरीब रहे आओ, लेकिन भैया 35 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, है ना, फैमिली का साइज कितना भी हो 35 से ज़्यादा नहीं मिल सकता। हालांकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट फैमिली कितनी मानती है, फैमिली ऑफ 5 मानती है ना, और इसमें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, और ये अभी भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक। फिर आती है अन्नपूर्णा स्कीम 2000 में, इंडिजेंट सिटीजन्स के लिए, यानी जो हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, इनको कितना मिलेगा, 10 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और एक और आया नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, सॉरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये 2013 में आया, प्रायोरिटी हाउस होल्ड इसमें बताया गया है, ठीक है, उसका क्राइटेरिया अलग है। अब यहां पर फैमिली की जगह पर पर्सन कर दिया है कि पर पर्सन 5 किलोग्राम्स पर मंथ फूड ग्रेन्स मिलेंगे, और प्राइस क्या है, 2 रुपए किलो व्हीट, 3 रुपए किलो राइस और 1 रुपए किलो कोरस ग्रेन्स, यानी कि ज्वार बाजरा रागी वगैरह ये सब, है ना। तो ये क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये कब आया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, लेकिन पहले जरा अंत्योदय अन्न योजना की बात कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी पर आएंगे, ठीक है। तो अंत्योदय अन्न योजना कब लॉन्च की गई, दिसंबर 2000 में। इसमें इस स्कीम में क्या किया गया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज थी, इसमें से भी जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, उनमें से 1 करोड़ को छांटा गया, ठीक है, और इसमें उनको टारगेट किया जा रहा है, ठीक। इन फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी थी, वहां का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था उसकी, ठीक है। तो इन पुअर फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया, रिस्पेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन स्टेट्स में जो रूरल डेवलपमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट प्रोग्राम नहीं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग थे, उन्होंने बिलो पॉवर्टी लाइन का जो सर्वे था उसमें से ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोगों को छांटा, ठीक है। और इसमें क्या कह रहे थे, शुरुआत में 25 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करा रहे थे, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, लेकिन फिर आगे चल के इसमें और डेवलपमेंट किया गया, इसको 25 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ फैमिलीज भी बढ़ाई गई, 50 लाख 2 बार बढ़ाए, 50 लाख बढ़ाए जून 2003 में, फिर 50 लाख बढ़ाए अगस्त 2004 में। माने अंत्योदय अन्न योजना में अब टोटल कितनी फैमिलीज कवर की जा रही हैं, 2 करोड़ फैमिलीज कवर की जा रही हैं, जिनको हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पर, ध्यान रखना किस पर, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अभी सब्सिडी क्या होती है, मैंने अभी बताया, सरकार जो दे रही है ना, जिस पे खरीदा और जिस पे बेचा उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सब्सिडी है। तो सब्सिडी क्या होती है, इट इज अ पेमेंट दैट गवर्नमेंट मेक्स, गवर्नमेंट पे कर रही है ना, तो एक पेमेंट है जो गवर्नमेंट देती है, किसको, टू प्रोड्यूसर। क्यों दे रही है, टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इश्यू प्राइस पे बेचने को बोला है,
तो उसमें प्रोड्यूसर अपना नुकसान क्यों करेगा? तो प्रोड्यूसर को जो गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है उस मार्केट प्राइस को सप्लीमेंट के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, तो सब्सिडी क्या करती है? कैन कीप कंज्यूमर प्राइसेस लो, सस्ते दामों पर खरीद पा रहे हैं ना कंज्यूमर्स, वाइल मेंटेनिंग अ हाई इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। किसानों की इनकम भी नहीं घटी और गरीब को सस्ते दाम पर खाना मिल गया। बीच का जो पैसा जो दिया गवर्नमेंट ने उसे हमने क्या बोल दिया? सब्सिडी। ठीक है, अब आते हैं हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पर। ये जो एक्ट है इसको काय के लिए इंप्लीमेंट किया गया? फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और अफोर्डेबल प्राइसेस पर पे कर रहे हैं। हमने देखा 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो कोरस ग्रेन्स इसमें अपन को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम है, और इसमें 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को इंक्लूड किया गया है। ये हाउस होल्ड जो हैं इसमें एलिजिबल हैं, है ना। अब ये किस बेसिस पर क्राइटेरिया डिसाइड किया गया इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। हमें क्या क्या फायदे हुए इससे? ठीक, फायदे तो बहुत सारे हैं भाई, नुकसान भी है, कुछ क्रिटिसिज्म भी है इसका, हम वो भी पढ़ेंगे। बट पहले हम जरा एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। इसका देखो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? ये गवर्नमेंट का सबसे एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है ओवर द ईयर्स टू स्टेबलाइज प्राइसिंग। ये एक चीज, प्राइजेस स्टेबलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है प्राइजेस में, खासतौर से गरीबों के लिए। हालांकि ये जो पीडीएस सिस्टम है इसमें प्राइजेस रिव्यू होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइजेस को स्टेबलाइज किया है एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस। यदि हम चाहें तो ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, public distribution system proved to be most effective instrument of government policy over the years in stabilizing prices। ये एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? it has proved to be most efficient instrument in making food available to consumers at affordable prices। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, फिर और क्या फायदे हुए इसके? जो वाइड स्प्रेड हंगर थी और फेमाइन थी, है ना, उसको दूर करने में, अवर्टिंग मतलब क्या होता है? दूर करने में। तो it has been instrumental in averting widespread hunger and famine by supplying food from surplus regions of the country to deficit ones। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जहां पर फूड अच्छा प्रोड्यूस हुआ वहां से उन एरियाज में सप्लाई कर रहे हैं जहां पर कम प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो ये 3 फायदे हो गए, प्राइसेस स्टेबलाइज हो गई, सबको फूड अवेलेबल हो पा रहा है, और सरप्लस रीजन से जो डेफिसिट रीजन्स हैं वहां पर सप्लाई कर रहे हैं, जिससे वाइड स्प्रेड हंगर, ठीक है, उसको रोक पा रहे हैं और फेमाइन को दूर कर पा रहे हैं। ठीक, इसके बाद एडिशनली और देखें तो प्राइजेस जो हैं वो रिवीजन हो रहा है उनका रेगुलरली, किसको ध्यान में रखते हुए? पुअर हाउस होल्ड जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्राइजेस को रिवाइव किया जा रहा है, बार बार उनका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और अब देखो भैया, ये बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे फार्मर्स की इनकम भी नहीं घट रही। इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी बढ़ा एंड प्रोवाइडेड इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, फार्मर की इनकम सिक्योरिटी नहीं, इन्हीं से तो सब चल रहा है। 50% से ज्यादा तो इंडिया में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर अपनी इनकम के लिए। यदि इनके ही पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट में बाकी लोगों के पास कैसे आएगा? तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इससे क्या हुआ? 2 फायदे यहां पर भी हमको दिख रहे हैं कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी बढ़ा है और फार्मर्स को इनकम की सिक्योरिटी भी मिल रही है। तो ये फायदे तो हैं, लेकिन कई चीजों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो अब हमें क्या पढ़ना है? क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है भाई इसको? कि ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें हमने देखा कि ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हंगर के केसेस हमको देखने मिल रहे हैं। ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज होने के बावजूद भी ये जो एफसीआई के जो गोडाउन्स हैं ना, जहां पर ये फूड ग्रेन्स स्टोर करते हैं, है ना, वहां पर ग्रेन्स भरे पड़े हैं।
उसके बाद भी हंगर के केसेस मिल रहे हैं, इतने भरे पड़े हैं कि वो सड़ जा रहे हैं, रॉटिंग हो जा रही है उनकी, और कई जगहों पर तो चूहे खा जा रहे हैं। अब चूहे खा जा रहे हैं, सड़ जा रहा है, भरे पड़े हैं गोडाउन्स, और उसके बाद भी यदि हंगर का केस सुनने मिल रहा है अपन को, तो यार ये तो गलत है। तो क्रिटिसाइज तो करेंगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कि इतना सब हो रहा है, उसके बावजूद भी हंगर के केसेस देखने मिल रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो हंगर नहीं होनी चाहिए थी। या तो ये इस चीज से होने से बचाओ, इनको सड़ने से बचाओ, चूहों के खाने से बचाओ, और इंसान को बचाओ, ताकि ये हंगर के केसेस ना हो। समझ गए? तो ये हंगर के केसेस मिल रहे हैं अपन को यहाँ पर, ठीक, इस चीज को समझाने के लिए कि कितना ज्यादा स्टॉक करके रखा है। यहाँ पर कुछ डेटा है हमारे पास कि 2014 में जो वीट और राइस का जो स्टोरेज था इनके पास कितना ज्यादा था, 65.3 मिलियन टन्स, जो कि जो मिनिमम बफर नॉर्म होता है ना, कि इतना तो चाहिए, इतना नहीं होगा तो बहुत ज्यादा फेमाइन की कंडीशन आ सकती है। तो देखो ये कब की बात कर रहे हैं हम, 2014 की, ठीक है, ये 2014 की बात चल रही है। इस समय कितना है, 65 है ना, 14-15 की बात चल रही है ये। तो यहाँ पर 65.3 मिलियन टन्स, और ये बफर नॉर्म है यहाँ पर, है ना। बफर नॉर्म आप देखोगे तो ये लगभग 25-26 मिलियन टन्स पर है। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना ज्यादा है, तभी तो वो सड़ रहा है पड़ा पड़ा। लेकिन क्या हुआ, एक्सेसिबल नहीं है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना इसमें, ये समस्या है। तो बफर नॉर्म से बहुत ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि कई बहुत लंबे समय से ये जो बफर नॉर्म जो है ना, ये जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है। सिर्फ यहाँ पर कुछ ईयर, ये 2006-7 वाला, 5-6-7-8 वाला जो टाइम है ना, यहाँ दिख रहा है कि थोड़ा सा गैप है। बाकी सब जगहों पर हमारे यहाँ पर बफर नॉर्म से ज्यादा ही हमारे पास बफर स्टॉक रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी देखो हंगर के केसेस देखने मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है फूड ग्रेन्स का सभी जगहों पर, है ना। तो द सिचुएशन इंप्रूव्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। अभी तो ये नहीं थी, गड़बड़ थी यहां पर, लेकिन अब इंप्रूवमेंट हो गया। क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई, जैसे कि हमने देखा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एक, है ना। तो ऐसी कई सारी स्कीम लॉन्च करी गवर्नमेंट ने, और इन स्कीम्स में गवर्नमेंट ने, जैसे 2002 में भी हमने देखा, 2000 में भी हमने देखा कि अन्नपूर्णा स्कीम भी स्टार्ट करी। तो इन स्कीम्स के थ्रू वो फूड ग्रेन्स अब डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। नहीं तो इसके पहले तक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं था, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण बफर नॉर्म से कई गुना ज्यादा बफर स्टॉक था, और उसके बावजूद भी हंगर के केसेस देखने मिल रहे थे, ठीक है। अब सिचुएशन सुधरी है, लेकिन क्रिटिसिज्म तो है ना, परेशानी तो है ना, ये है ना, कि हमारे पास बफर स्टॉक है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, फिर भी हंगर के केसेस देखने मिले। तो इससे एक चीज क्लियर है हमको कि हायर लेवल ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इज वेरी अनडिजायरेबल। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है ना। तो हायर लेवल ऑफ बफर स्टॉक्स आर वेरी अनडिजायरेबल एंड कैन बी वेस्टफुल। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो मैसिव फूड स्टॉक जो हमने बनाया ना कंट्री में, इससे क्या होगा, हाई कैरिंग कॉस्ट होगी। हाई कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या, इतना सारा खरीद लिया, अब उसको रखने के लिए गोडाउन्स भी ज़्यादा चाहिए, उसकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, चूहे नहीं खा जाएं, सड़ नहीं जाएं, तो कैरिंग कॉस्ट तो इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाएगी, है ना। और उसके साथ साथ क्या होगा, वेस्टेज भी बढ़ेगा, डिटोरिएशन भी होगा ग्रेन्स का, क्वालिटी खराब हो जाएगी ना, सड़ने लगेंगे। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, एमएसपी को फ्रीज कर देना चाहिए, इसको बहुत सीरियसली कंसीडर किया जाना चाहिए कि अब एमएसपी ना बढ़ाई जाए। लेकिन ये एमएसपी बढ़ा क्यों रहे हैं? एमएसपी बढ़ाने का रीजन क्या है भाई? कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, जो खासतौर से जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं ना। लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन है? पंजाब है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है। ये ऐसी स्टेट्स हैं जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही हैं एमएसपी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ये एमएसपी बढ़ेगी तो मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी, गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, स्टोरेज की कॉस्ट बढ़ेगी, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो खर्चा है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो डेफिनेटली नुकसान तो हो रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हायर लेवल ऑफ बफर स्टॉक नहीं होना चाहिए। अब देखो समस्या एक और है इसमें। चलो ठीक है, हायर लेवल ऑफ बफर स्टॉक है, ठीक है, एमएसपी ज्यादा है,
यदि ये सब जगह प्रोक्योरमेंट अच्छे से हो रहा होता तब भी चल जाता, लेकिन प्रोक्योरमेंट कहाँ हो रहा है? कुछ प्रॉस्पेरस रीजन्स में बस। ये दिख रहे हैं हमको, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर प्रोक्योरमेंट ज्यादा हो रहा है। और इसमें भी दो चीजें हैं, सिर्फ व्हीट और राइस का प्रोक्योरमेंट हो रहा है। अब इससे क्या था, हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी थी ना क्रॉप में, वो खत्म हो रही है, क्योंकि लोग अपना लैंड जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं सिर्फ व्हीट और राइस प्रोड्यूस करने के लिए। जो कोरस ग्रेन्स हुआ करते थे, जो हमारे यहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट हुआ करती थी, इसका प्रोडक्शन कम हो गया है, दिक्कत बढ़ गई है अब हमारी इससे। और व्हीट और राइस में आप देखोगे, ये इन चीज़ों का कंजम्पशन करने से कई सारी बीमारियां भी फैल रही हैं, जैसे शुगर जो है ना बहुत कॉमन है। व्हीट और राइस में दोनों में शुगर बढ़ती है। कोरस ग्रेन्स में हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये हमारे यहाँ खाते नहीं है। ज्वार बाजरा रागी, इसमें कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा और रफेज भी मिलेगा हमको, जिससे कि हमारा डाइजेशन सही रहेगा। तो ये बंद हो गया खाना, ये खाते जा रहे हैं, कई सारी बीमारियां भी इसके कारण हो रही हैं, पचते नहीं है आसानी से, ठीक है, खासतौर से व्हीट, समय लगता है ना। तो भाई एक समस्या और क्या है कि सिर्फ कुछ प्रॉस्पेरस रीजन्स में ही प्रोक्योरमेंट ज्यादा हो रहा है, और क्रॉप प्रोडक्शन में जो डाइवर्सिटी थी, वो डाइवर्सिटी में भी हम देख रहे हैं फर्क आ रहा है, क्योंकि सिर्फ व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, और बाकी के जो फूड ग्रेन्स थे, जो हमारी स्टेपल डाइट थी, कोरस ग्रेन्स, इनका प्रोडक्शन घट गया है, ठीक है। एक ये समस्या हो गई। आगे देखते हैं क्या, पानी की समस्या, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा है क्रॉप्स के लिए वो है अंडरग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल्स खोदे जा रहे हैं और उससे इरिगेशन किया जा रहा है, और इसके कारण जो ग्राउंड वाटर है ना, वाटर में भी पर्टिकुलरली हम बात करें, ग्राउंड वाटर जो है उसका जो लेवल है वो घटता चला जा रहा है। यदि इस तरीके से ही चलता रहा तो ये एग्रीकल्चर जो है ना, ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, इसकी सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो एक और मिल गया अपन को, पानी की समस्या होने वाली है भाई, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम है पीडीएस के कारण, उसमें जो एमएसपी होती है उसके कारण ये सारी समस्याएं हमने देखी, ठीक है। एमएसपी के कारण ही अकेली इतनी सारी देख ली कि बफर स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स राइस खासतौर से प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी होगी। अब उसके बाद देखो, अब पीडीएस में और क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो डीलर्स होते हैं पीडीएस में, कई बार वो माल प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी कि बेईमानी करते हैं। क्या बेईमानी करते हैं कि वो जो फूड ग्रेन्स पीडीएस से बेचने थे वो उनको डाइवर्ट कर देते हैं, मतलब मेन मार्केट में अच्छी प्राइजेस पर बेच देते हैं, अच्छा मार्जिन मिल जाए ताकि उनको, ठीक है। पुअर क्वालिटी का बेचते हैं पीडीएस में, और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का जो है वो मेन मार्केट में बेच देते हैं। और पुअर क्वालिटी का जो ग्रेन है वो बिकता भी नहीं है यहाँ पर, तो उसकी पाइल अप होने लगता है, मतलब उसका ढेर जमा होने लगता है, और ऊपर से शॉप्स भी रेगुलर ओपन नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों के कारण क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, पीडीएस शॉप्स में पड़ा पड़ा वो राशन जो है सड़ने लगेगा, है ना। तो इट इज वेरी कॉमन टू फाइंड दैट राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स। अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलेंगे यहाँ पर पड़े हुए, वो तो मेन मार्केट में अच्छे दाम पर बेच देते हैं, उसको डाइवर्ट कर देते हैं, और बेकार क्वालिटी का वो पीडीएस से बेचते हैं। जो लोग खरीदते नहीं है तो वो पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है भाई हमारे लिए, ठीक। अब इसके कारण क्या हो रहा है, राशन शॉप्स जो हैं वो फूड ग्रेन्स बेच नहीं पा रही सही से, है ना। दे आर अनेबल टू सेल अ मैसिव स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब उसके कारण क्या हुआ, एफसीआई के पास पड़ा हुआ है ये सारा का सारा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, इसके कारण पीडीएस जो है वो डिक्लाइन होने लगेगा, लोग जा ही नहीं रहे, उसकी इमेज खराब हो गई है, लोग आजकल जाते नहीं हैं खरीदने, क्यों, बोलते अच्छी क्वालिटी का मिलता ही नहीं है, यहाँ से क्यों खरीदना है, मेन मार्केट से खरीदेंगे। तो कई बार अच्छी क्वालिटी का होने के बावजूद भी लोग यहाँ से नहीं खरीदते, ठीक। अब एक और बहुत बड़ी समस्या क्या है पीडीएस सिस्टम की, ये ध्यान से समझना कि पहले क्या था, यूनिवर्सल था, तो पुअर और नॉन पुअर सबको बराबर से मिल रहा था, उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए बस, और एक फिक्स कोटा था राइस व्हीट और शुगर का जो सबको मिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब यह आ गया 3 टाइप की डिफरेंशियल प्राइसिंग आ गई, 3 टाइप के डिफरेंट कार्ड आ गए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी जो फैमिलीज जो फूड ग्रेन्स जिनको लेना है राशन शॉप से फिक्स कोटा पे, वो नहीं ले पा रही, क्यों, क्योंकि वो पॉवर्टी लाइन से थोड़ी सी ऊपर है ना। तो ये समस्या है ना कि आपकी इनकम, जैसे हमने पढ़ा था कि अर्बन एरियाज में 5,000 रुपीज पर फैमिली जो था ना,
बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, इससे ऊपर है तो APL, इससे नीचे है तो BPL। अब मान लो लेकिन कोई 6,000 रुपये महीना कमा रहा है फैमिली में, मतलब पूरी फैमिली मिलके 6,000 रुपये महीना कमा रही है, तो भाई इनको भी तो सपोर्ट की जरूरत है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा ना ऐसी फैमिलीज को, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, लो इनकम फैमिलीज जो होती हैं, जो मार्जिनली थोड़ा सा ज्यादा हैं बिलो पॉवर्टी लाइन से, उनको इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सब्सिडाइज्ड प्राइजेस पर नहीं मिल रहा, उनको नॉर्मल प्राइजेस पर मिलता है, जो मार्केट प्राइस में और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, तो मार्केट से ही खरीदेगा। PDS से क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसको कोई यहाँ से डिस्काउंट इतना ज्यादा मिल ही नहीं रहा है ना। तो इसमें APL और BPL जो है ना, इनकी प्राइस, सॉरी APL को जो जिस प्राइस पर मिलता है और मार्केट प्राइस जो है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, तो वो बेचारा फिर मजबूरी में मार्केट से ही खरीद लेता है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। किसकी बात करी हमने, जो थोड़ी सी इनकम जिनकी ज्यादा है बिलो पॉवर्टी लाइन से, उनकी हमने बात करी। ये सारी चीजों के लिए इनको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो PDS जो है ना, इसमें कोऑपरेटिव्स का भी बहुत, सॉरी फूड सिक्योरिटी जो है, इसमें कोऑपरेटिव्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खास तौर से सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में, है ना। कहां कहां पर, साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट जो है हमारी कंट्री का, यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फूड सिक्योरिटी में, क्योंकि ये क्या करती हैं, शॉप्स ओपन करते हैं जो लो प्राइसेस पर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, खासतौर से पुअर लोगों को। जैसे कि तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में जो 94% पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स हैं या जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, वो कौन चला रही हैं, ये कोऑपरेटिव्स चला रही हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं चला रहा। तो वहाँ जो अभी हमने ये डीलर्स जो घपला करते हैं ना, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके अलावा मदर डेयरी, जो दिल्ली वाला जो रीजन है, वहाँ पर मिल्क एंड वेजिटेबल प्रोवाइड करा रही हैं कंज्यूमर्स को एट द प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और वैसे ही एक एग्जाम्पल हमने लिया अमूल का, है ना, मिल्क रेवोल्यूशन या वाइट रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं ना, अमूल के कारण आया। ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फूड ग्रेन्स या मिल्क और वेजिटेबल्स सप्लाई कर रहे हैं और फेयर प्राइजेस पर सप्लाई कर रहे हैं, प्राइजेस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। इनके कारण लोग गलत फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं मार्केट कंडीशन का, है ना। तो इन सारी कोऑपरेटिव्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फूड सिक्योरिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताएं, और इन सारे कोर्सेज़ के डिटेल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।